आप क्या जानते हैं, तलाक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं समाज में और ये एक बहुत अपने आप में चिंता का विषय है। सोचते तो पहले कभी हम ऐसे थे कि जैसे ही लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा और लड़की भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होगी, जब दो पढ़े लिखे लोग आपस में शादी करेंगे तो बहुत अच्छी मैरिज लाइफ होगी, संबंध बहुत मधुर होंगे। पर ये होता क्या जा रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है कोर्ट के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास करके पति पत्नी के विवाद तो एक अलग ही लेवल तक पहुंच गए हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बस यही डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या कारण है। क्या ज्योतिष, जिसे हम एक महाविज्ञान बोलते हैं, आपकी कोई मदद कर सकता है? जो लोग आपस में सेपरेटिव मोड में चल रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हो सकता है। और उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो तलाक नहीं चाहते, वो समझें तलाक का कारण क्या हो सकता है और उस कारणों को ख़त्म करने का प्रयास करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारी समाप्त हो सकती है या कम हो सकती है। इस समय पूरा समाज में प्रेम, परिवार और दाम्पत्य जीवन ये बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं। तो देखिए आप ये वीडियो। तलाक शब्द जो है ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है, हमारे हिंदुओं की परंपरा का एक हिस्सा नहीं है। इसलिए ज्योतिष में तलाक का योग विशेष रूप से मेंशन नहीं है, क्योंकि ये ऋषियों के लिखी हुई का ग्रंथ है हमारा ज्योतिष। और बहुत बाद में कालांतर में बार बार ऑब्जर्व करके ये देखा गया, कुछ सेपरेटिव नेचर के ग्रहों के दुष्प्रभाव से, कुछ स्पेसिफिक दशाओं से, कुछ भाव की दशा से कभी कभी पति पत्नी के बीच में ऐसे इवेंट जनरेट हो जाते हैं और दो लोग आपस में अलग हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कारण की। आखिर पति पत्नी के बीच में ये समस्या आती ही क्यों है? क्यों दो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना? चलिए एक एक कारण के ऊपर हम बात करेंगे। पति पत्नी के सेपरेशन के पीछे सबसे पहला कारण होता है वो है ईगो। वैसे आप में से कोई कहेगा कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया ये पहला है। बात तो आपकी भी ठीक है कि कोई इनकी नंबरिंग नहीं की जा सकती, वैसे ये हमने नंबरिंग की हुई है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हर पति पत्नी के अलग होने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब जिसका विवाह टूटा है और जिस कारण से टूटा है उसको तो वही कारण नंबर 1 समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, सिर्फ समझें। ईगो क्लैश आजकल बहुत ज़्यादा है। और कमाल की बात तो ये है, जब लोग कम पढ़े लिखे थे उस समय ये समस्या बहुत कम थी, पर जब से हमारा समाज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, जब से ये लड़के और लड़की में ईगो क्लैश की भावना कुछ ज़्यादा ही प्रबल हो गई है। ईगो एक एक मिनट के अंदर क्लैश हो जाती है। ईगो को सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईगो हर इंसान में होनी ही चाहिए, पर वो गलत तरीके से बिना मतलब हर्ट नहीं होने चाहिए बार बार, नहीं तो ये लड़का और लड़की को साथ नहीं रहने देती। वैसे ज्योतिष में इसका कारण होता है, सबसे ज़्यादा जो इगोइस्टिक प्लैनेट होता है
वो गुरु होता है, जुपिटर होता है। अगर गुरु किसी भी कारण से पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, अस्त हो जाए, किसी भी कारण से उसको डेंट लग जाता है, तो गुरु ग्रह की वजह से कभी कभी ईगो ज़्यादा क्लैश हो जाते हैं और दो लोग अलग हो जाते हैं। दूसरा कारण है इमोशनल इम्बैलेंस। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब भी लड़का और लड़की का मैच मेकिंग करते हैं तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की, इमोशनली बैलेंस है या नहीं है। हमने एक वीडियो बनाया था इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इमोशनली व्यक्ति इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब EQ जो है IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मैरिज की हैप्पीनेस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरा कारण है लैक ऑफ बॉन्डिंग। लैक ऑफ बॉन्डिंग जो है एक अपने आप में बड़ा कारण है। जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, जब तक दो लोग आपस में इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और एक दूसरे पर विश्वास करना। और जब हम इमोशनली एक दूसरे से टाई अप होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये भी एक कारण है लड़का लड़की के अलग होने का। अगला कारण है एडिक्शन। एडिक्शन खास करके ज़्यादा शराब पीना हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, गांजा, सुल्फा, भांग एक लेवल से ज़्यादा हो, या किसी भी प्रकार की ड्रग्स के कारण जो है इंसान अपने जीवन को प्रॉब्लम में ही डाल कर के रखे, उसके साथ भी जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे भी जन्म पत्रिका के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं ज्योतिष में जो एडिक्शन को बढ़ा सकते हैं। छोटा मोटा किसी चीज़ का खान पान कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं डालता, पर किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक खान पान करना आपके जीवन के लिए अच्छा साबित नहीं होता। एडिक्शन एक ऐसी महाबीमारी है, जो व्यक्ति पकड़ लेता है इस चीज़ को, उसका छुटकारा मुश्किल हो जाता है और मैरिज लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। एक कारण है अफेयर्स। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अफेयर्स का वैसे तो ये अंग्रेजी वर्ड है, ये अच्छा नहीं माना जाता इसको। बिहेवियरल इश्यूज़, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। गुस्सा आ जाना, इम्पेशंस होना, झूठ बोलना, करैक्टर की कमजोरियां हो जाना, बात बात के ऊपर नकारात्मक बातें कहना, एक दूसरे को तंग करना, किसी के ऊपर टॉन्ट मारना। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब ये बिहेवियरल इश्यूज़ कुछ ऐसे होते हैं जो पति पत्नी को साथ नहीं रहने देते, जिससे दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर की वजह से ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ लंबे समय तक समय बिता सकता है। जिन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है या बिहेवियरल सेंस बहुत अच्छी होती है, वो किसी के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, जिनके अंदर बिहेवियरल इशू होते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो, वो फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते हैं। मतलब पॉजिटिव सिचुएशन में भी कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है अगर किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है। वैसे लगन कुंडली से देखा जाता है, ये फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, लगन से, लग्नेश से देखा जाता है बिहेवियरल इश्यूज़। अगला है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल, अगर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, कर्जा ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल क्रंच होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ऐसे लोगों का भी अच्छी मैरिज लाइफ चलना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो कहते हैं कि विवाह दो आत्माओं का एक मिलन है, पर विवाह में ऐसा नहीं है।
और कहा भी जाता है कि विवाह किया ही इसीलिए जाता है कि दो आत्माओं का मिलन हो जाएगा। दो आत्माओं से भी ज़्यादा दो शरीर भी हैं, दो परिवार भी हैं, दो सांस्कृतिक विरासत भी हैं, दो कम्युनिटी भी हैं, वो एक साथ एक प्लेटफार्म पर आती हैं। विवाह वो चीज़ है। तो इसका बड़ा ध्यान से और सावधानी से रखना चाहिए। और मैं हर किसी को, हर लड़की को कहना चाहता हूँ, आपके माता पिता एक सिक्योर लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी लड़की के लिए फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली ढूंढते हैं। और अगर आप खुद से लड़का ढूंढ रहे हो तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। लड़कियों में भावनाएं ज़्यादा होती हैं, कभी कभी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, और तो वो कई बार गलतियां खा जाती हैं। वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं लड़कियां, फिर भी इमोशनली वो ड्रिवन होती हैं, तो कई बार फाइनेंस का ध्यान नहीं रखती, और शादी होने के बाद वो फाइनेंशियल ही उनके अलग होने का एक कारण बन सकता है। तो इस बात पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। कई बार जो है लड़कियां जो हैं बॉलीवुड के डायलॉग बोलने लग जाती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं झोपड़ी में रह लूँगी, मैं सड़क पे रह लूँगी, मैं यहाँ पे रह लूँगी, मैं रूखा सूखा खा लूँगी। ये बाद में सब खुद ही भूल जाती हैं और फिर कोहराम मचता है। तो उसका कोई लाभ नहीं है। पहले से ही सोच समझ करके ही विवाह में आगे बढ़ना चाहिए। और एक और बात, विवाह की नींव झूठ की बुनियाद पर नहीं रखी जानी चाहिए। किसी भी रिश्ते की नींव में झूठ शामिल नहीं होना चाहिए। आजकल युवाओं में ये भी बड़ी समस्या है। वो लड़की अपना बेस्ट दिखाती है शादी से पहले, और लड़का अपना बेस्ट दिखाता है, और सब एक दूसरे को झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। सब अपनी बातें बढ़ा चढ़ा करके बताते रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें, और बाद में जब मिलते हैं, शादी होती है, पोल खुलती है, तो आपस में झगड़े हो जाते हैं। तो ये भी बड़ी समस्याएं आती हैं। फिर आता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के पीछे कई कारण होते हैं। फिजिकल रीज़न भी होते हैं और इमोशनल रीज़न भी होते हैं। स्ट्रेस भी एक कारण है, फटीग भी एक कारण है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा फटीग में रहता है, या बचपन में ही उसको कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, किसी फटीग से गुजरा है, कोई पेनफुल मेमोरीज उसके दिमाग में है, लड़के या लड़की के दिमाग में, तो उनको ये समस्या आ सकती है। अच्छा, ये कुंडली से, चार्ट से भी देखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उसे मैरिज लाइफ में सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे कि नहीं होंगे, या बिफोर मैरिज भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इस पे ध्यान रखने वाली बात है। आगे है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ये बहुत ख़राब है। कभी कभी लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती हैं, और दोनों अलग भी नहीं होना चाहते, पर थर्ड पार्टी इंटरफेयर होने की वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी दोनों का तलाक हो जाता है। थर्ड पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी अपनी फैमिली भी हो सकती है। हुई ना हैरानी वाली बात? जी हाँ, कभी कभी लड़के के रिलेटिव्स थर्ड पार्टी हो सकती हैं, लड़के के भाई बहन थर्ड पार्टी हो सकते हैं, लड़के की माँ और पिता थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कभी कभी तो अक्सर ये देखने में और समझने में आया है, लड़कियों की माता खास करके थर्ड पार्टी का रोल अदा कर देती हैं। कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब जो ही परिवार में हर चीज़ की ताक झांक रखे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी के रूप में कई बार बहुत बैलेंस बिगाड़ देता है। तो थर्ड पार्टी का ध्यान रखें। कोई ऐसा तो नहीं लड़के और लड़की को कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, कोई बहकाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो समस्या बढ़ जाती है। फिर आता है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल मिसमैच। अक्सर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को मानने वाले लोगों के बीच में ही विवाह होना चाहिए। लव मैरिज में अक्सर एक गड़बड़ी हो जाती है, जो जोश में, क्योंकि लव है, प्रेम है, दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, पर जब लड़का लड़की प्रेम में पड़ते हैं तो जाति और मजहब तो देखते नहीं हैं, और देखा जा भी नहीं सकता है।
अल्टीमेटली बात है, कैसे देखेंगे? कोई प्रेम जाति देख करके या मजहब देख के तो होता नहीं है, जो होना होता है हो ही जाता है। पर जब बाद में पता चलता है कि ये कल्चरल इश्यूज बहुत बड़ा बन गया है, लड़के वाला कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशन में ये है, लड़की वाला कहता है हमारे में ये नहीं है, और वो लंबा एक खामखाई का बिना मतलब की एक कहते हैं एक झगड़े की मियाद, एक बुनियाद, झगड़े की बुनियाद पड़ जाती है और लड़का लड़की के बीच में समस्या खड़ी हो जाती है। फिर आते हैं आगे, कन्वर्सेशन की कमी। चलो कोई बात नहीं, पति पत्नी में छोटे मोटे तनाव, झगड़े, आपसी मतभेद होते ही रहते हैं, ये तो लाइफ का एक पार्ट है। पर समस्या जब खड़ी होती है जब संवाद में कमी पैदा हो जाती है। पति पत्नी से बातचीत बंद कर देता है, पत्नी पति से बातचीत बंद कर देती है। देखो, लड़ाई झगड़ा इतना परेशानी में नहीं डालता लड़के लड़की को, जितनी परेशानी ये कन्वर्सेशन बंद हो जाना है। अगर पति पत्नी ने आपस में बातचीत बंद कर दिया, ये डेंजरस अलार्म है, ये खतरे की घंटी है। अब रिलेशनशिप आगे कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। चाहे दोनों खूब एक दूसरे को गाली गलौज करें, सुबह झगड़ा करें, शाम को झगड़ा करें, दोपहर को झगड़ा करें, रिलेशन चलने के पूरे पूरे चांस हैं। बट अगर दोनों ने बातचीत बंद कर दी, बातचीत बंद होने का मतलब है एक दूसरे को एक दूसरे से उम्मीद ही ख़त्म हो गई, एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो गई। और ये बातचीत अगर 72 घंटे तक दोबारा से शुरू नहीं होती और ये लंबी बढ़ जाती है तो फिर मामला बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसके मनोवैज्ञानिक कारण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पति पत्नी को जो अलग नहीं होना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला करके बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। इश्यूज़ होते हैं पति पत्नी में और होते रहेंगे, जीवन इसी का नाम है। पर आपस में बैठ कर के बार बार उन इश्यूज़ पे डिस्कस कीजिए, उनको सॉल्व करिए, उनको अनसोल्व्ड मत छोड़िए। अक्सर बहुत सारे पति पत्नी मैटर्स को अनसोल्व्ड छोड़ करके अपने अपने रास्ते पर बढ़ जाते हैं और उन्हें लगता है बस जीवन अब तो किसी तरह से काटना है, काटते रहो, दिन बढ़ता रहे। ऐसे में जब भी उनके जीवन में कोई नेगेटिव दशाएं आती हैं, वो नेगेटिव दशाएं उनके दिमाग में सेपरेशंस के ख्याल बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और एक समय पे उनका तलाक हो जाता है। एक कारण पति पत्नी में और भी होता है, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम ना देना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करना। ये बहुत ज़रूरी है। उम्र के हर दौर में पति पत्नी को एक दूसरे को एक टाइम अलग साथ रहना निहायत आवश्यक है। जी हाँ, ये इमोशनल बॉन्डिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ाने के लिए भी पति पत्नी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने या आपके लिए ये कारण भी लिखा। वैसे तो हमारा टॉपिक ये था कि भाई हम आपको बताएं कि भाई किस दशा में होता है, पर दशा से पहले मैंने सोचा कि कारण भी बताना ज़रूरी है। कुछ समझदार लोग कारण को समझ करके निवारण अपनी बुद्धि के द्वारा ही कर लेते हैं और समस्या आगे बढ़ने से रुक जाती है। चलिए आइए बात करते हैं कौन सी दशा जो ऐसी है जो व्यक्ति को अलग कर सकती है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों का मामला न्यायालय में चल रहा है, तलाक की अर्जी जा चुकी है, कोर्ट केस चल रहा है। अब वो ये समझना चाह रहे हैं कि कौन सी दशा हमें तलाकनामा दिला सकती है। तो बड़ा सिंपल सूत्र याद रखिएगा, 1, 6 और 10। अच्छा, जो नए विद्यार्थी हैं वो बड़े हैरान भी हो रहे होंगे 1, 6, 10 का सूत्र सुन करके कि ये क्या, अभी तक तो हमने पंडित जी ये पढ़ा था कि ये तो लगन है और लग्नेश की दशा तो बहुत उत्तम होती है। जी हाँ, लग्नेश की दशा जीवन में इंसान को ऊंचाइयां दे सकती है, बहुत अच्छा कैरियर दे सकती है,
उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकती है, ग्रोथ दे सकती है। परंतु ध्यान रहे, लग्नेश की दशा में अक्सर शादीशुदा लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कैरियर के अलावा उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है। उन्हें कभी भी इस 7th हाउस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने स्पाउस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा रीज़न है कि स्पाउस इग्नोर हो जाता है। हम तो सुबह से शाम तक काम में लग जाते हैं, कोई पैसे के पीछे भागना शुरू कर देता है, कोई धन कमाने के चक्कर में दौड़ लगाना शुरू कर देता है और अक्सर अपनी फैमिली को भूल जाता है। फैमिली को ना भूले, ये 7th हाउस डिस्टर्ब हो जाता है, उससे गड़बड़ी हो जाती है। और जब लग्नेश की दशा होती है, व्यक्ति में कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, उसमें भय भी कम हो जाता है। नहीं तो अक्सर लोग पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तलाक लेने के लिए कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, नहीं तो अगर भयभीत इंसान तलाक थोड़ी ले सकता है। वो तो लड़ाई झगड़ा कर लेगा बस, पर तलाक नहीं ले सकता। तलाक लेने के लिए भी मजबूती चाहिए, तो वो लगन का स्वामी की दशा दे देती है। अतः लग्नेश की दशा पति पत्नी को अलग कर सकती है, इस मामले में सावधानी। हेल्थ की समस्याएं भी अक्सर लग्नेश की दशा में हो जाती हैं। ज्योतिष में नियम, कौन सा नियम कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी टेक्निक्स होती हैं और उन टेक्निक्स का सही तरीके से अगर हम पालन करें तो हम निर्णय तक पहुंच सकते हैं। अगला है कि छठा भाव। छठा भाव तो है ही मुकदमे का, छठा भाव तो है ही सेपरेशन का। पति पत्नी के सेपरेशन का सबसे बड़ा भाव जो है कुंडली का छठा भाव ही है। जब ये एक्टिवेट होता है, जब इसकी दशा एक्टिवेट होती है, अक्सर पति पत्नी या तो नौकरी के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में अलग हो जाते हैं, या ऐसा भी देखा गया है कभी कभी कि उनके मन में सेपरेटिव भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। छठे भाव में ये बड़ी समस्या है कि व्यक्ति अपने स्पाउस को ही शत्रु समझ बैठता है और उससे दुश्मन समझ करके उससे लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है, उसको मुकदमेबाजी में ले जाता है, कोर्ट कचहरी में ले जाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर आता है 10th हाउस। जी हाँ, ये 10th हाउस ही है जो जज का घर है, ये जज का हाउस है, घर नहीं कहना चाहिए। जज यहीं बैठता है 10th भाव में। तलाक नामा जो मिलता है, जिस पे ठप्पा सरकार लगा देती है कि जाओ आज से आप पति पत्नी नहीं है, तो उसका काम है 10th भाव का है ये काम। इसलिए 10th मेष की दशाएं भी गड़बड़ कर देती हैं। अब जो लोग नया नया देख रहे हैं वो बड़े हैरान होंगे कि अरे ये क्या उल्टा सूत्र हुआ। परंतु कमाल की बात तो ये है, जो मारक भाव है, कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का 7वां भाव, ये मारक भाव है और मारक भाव में शादियां कम टूटती हैं, है ना। देखो मज़ेदार बात, ज्योतिष में कई सूत्र सुनने में बड़े अजीबोगरीब लगते हैं। तो मारक दशाएं भी उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं देती हैं जैसे उनसे उम्मीद की जा रही है। मतलब वो पति पत्नी को अलग करने में कोई बहुत रोल नहीं अदा करती। हाँ, झगड़ा करवा देंगी, लड़ाई करा देंगी, तबीयत खराब करा देंगी, फाइनेंशियल इश्यूज पैदा हो जाएंगे मारक दशाओं में, वो सब हो सकता है, उसकी संभावना पूरी है। पर तलाक की डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। इन्फ्लुएंस ऑफ राहु एंड केतु। राहु एक बड़ा ही सेपरेटिव नेचर का प्लैनेट है। ये पति पत्नी के बीच में अविश्वास की भावना पैदा कर सकता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकता है। अक्सर राहु की दशाएं पति पत्नी को गुमराह करने का काम करती हैं। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी चांस यही बढ़ा देता है। या तो राहु को सही मार्ग मिल जाए, उसको कोई उद्देश्य मिल जाए, फिर तो राहु कमाल का काम कर देता है जीवन को ऊपर उठाने में। अगर राहु को सही ढंग से आप कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देते, कोई गोल नहीं देते सही डायरेक्शन का, मतलब अच्छा
वाला पॉजिटिव सकारात्मक नहीं देते। जैसे कोई रिसर्च वर्क हो गया, कोई खुफिया काम हो गया, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम हो गया, इन सब कामों में अगर राहु की दशा को नहीं लगाएंगे, मतलब उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, तो राहु खुराफात पैदा करता है। और ये बाय नेचर सेपरेट ही होता है, पति पत्नी को अलग कर सकता है। अक्सर ये अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको, पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाते हैं राहु की दशा में, पर हर एक के बढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर 70 से 80% लोगों के बीच में मन मुटाव शुरू हो जाता है, अविश्वास की भावनाएं शुरू हो जाती हैं। तो राहु की दशा भी कई बार डेंजरस हो जाती हैं। अगर कोई भी तनाव चल रहा है पति पत्नी के बीच में, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई तनाव से डरने की जरूरत नहीं, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पर इसको एक लेवल से आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहिए आप लोगों को। ये नहीं कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, नहीं भाई, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो चीज़ ठीक नहीं है। कोशिश करें कि कोर्ट कचहरियों से कभी भी रिलेशनशिप सुधरे नहीं है। कोर्ट कचहरी में तो रिलेशनशिप बिगड़ता है। कोर्ट कचहरी तो पति पत्नी के अलग होने के लिए ही बना है, ये समझ लो। कोई ऐसी बात हो जाए जहां आपको न्याय की आवश्यकता हो तो कोर्ट कचहरी जाएं, अन्यथा अपने ग्रह की स्थिति को समझें, अपने नेचर को समझें, अपने बिहेवियर को समझें और उसका समाधान पाएं। साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अक्सर लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, बिहेवियरल इशू होने पर भी साइकेट्रिस्ट को इग्नोर किया जाता है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, किसी विद्वान आदमी के पास जाकर के मिले, वो आपको समझाएंगे भाई ये जो परेशानियां हैं विवाह की वो कैसे सेट होती हैं। वो आपको एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, अच्छा एक निर्देश दे सकते हैं आपको। और ज्योतिष में कुछ बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी होते हैं। उन उपायों को करने से नेगेटिव दशाओं का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। ध्यान रहे, जब भी नेगेटिव ग्रह की दशा चलती है ना, तो इंसान की बुद्धि हट जाती है, मतलब बुद्धि जो है सही ढंग से काम नहीं करती सही दिशा में। इसलिए गुस्से में आकर के, क्रोध से भर के, ईगो से भर करके सीधा कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और चलो कोर्ट के अंदर, और कचहरी में पहुंच जाता है। वहाँ मिलते हैं वकील साहब। अब वकील साहब जो है अब क्या कहें वकील साहब के बारे में। तो वकील साहब जो, हमारे पास बहुत सारे वकील आते हैं, जब उनके खुद के परिवार का मामला होता है तो पता है सबसे पहले ये लाइन कौन बोलता है कि कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए? वकील बोलता है। पर जब वो एक ज्योतिषी के सामने बैठा होता है, वो कहता है भूल करके भी कोर्ट कचहरी ना जाएं, घर में परिवार में बैठ करके ही अपने मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करें। साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ज्योतिषी के पास जाएं, अच्छे पॉजिटिव लोगों के पास जाएं, बड़े बुजुर्गों के पास जाएं। बड़े बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है, वो आपको बता सकते हैं कि मैरिज लाइफ को चलाना आगे कैसे है। हाँ, अक्सर लोग गलती पता क्या करते हैं, हम उम्र दोस्तों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों से पूछने लग जाती हैं कि तू बता मुझे क्या करना चाहिए, पति तो मेरा अच्छा नहीं मिला है, सास मेरी बहुत ललिता पवार टाइप की मिल गई है, जबकि आजकल मिलती नहीं है ललिता पवार टाइप की, ढूंढनी बड़े मुश्किल हो जाती है, बट फिर भी वो कह देती। और जो सहेलियां ज्ञान वर्षा करती हैं, ओए होए होए, बस काम हो जाता है। ना तो उसका अनुभव है विवाह का, और वो एक ऐसी महिला से, ऐसे दोस्त से, ऐसे मित्र से सलाह मांग रही हैं जिसका अनुभव नहीं है, या किसी मर्द से, शादीशुदा मर्द से वो इस तरह के सलाह मशवरा करने लगे। अब शादीशुदा मर्द तो क्या सलाह देगा उसको, वो अपनी ही रोटियां सेकने में लग जाता है, तो वो खराब ही करेगा सिस्टम को। कभी भी इस चक्कर में ना रहे। मैंने कहा बड़े बुजुर्गों के पास जाएं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपने माता पिता के पास जाएं, दोनों अवेलेबल नहीं है, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, और किसी परम हितैषी जो हित चाहने वाला हो आपका, ऐसे व्यक्ति के पास जाएं और उनसे पूछें कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनको कैसे दूर किया जाए, आपको सही सलाह मिलेगी। और अगर नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है उसका समाधान करके देखें। इम्पैक्ट ऑफ मार्स एंड सैटर्न, मंगल और शनि, ये भी महा सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट हैं। मंगल में क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा,
तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने मुझे एक बात सुनाई, मैं तुम्हें 4 बात सुनाऊंगा। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह झगड़ा हुआ, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाकी लड़ाई शाम को आके लड़ूंगा, पर लड़ूंगा जरूर। शाम को आया है, हाँ आप बताओ सुबह तुमने क्या बोला था। एंडलेस फाइट्स, बिना मतलब के डिस्प्यूट्स, कभी कभी ये प्रॉपर्टी के विवाद भी करा देता है। मेरे नाम मकान करा, वो कहता है मेरे नाम मकान करा, और पति पत्नी में तलाक हो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस आए। मंगल की दशा, शनि में वैराग्य भाव है, क्रोध नहीं है शनि में, पेशेंस है, बट वैराग्य है। जाओ, मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे शादी में रहना ही नहीं है, मुझे पति की आवश्यकता ही नहीं है, सेपरेटिव माइंडसेट, वो शनि की देन है। शनि जब पति पत्नी के बीच में आता है तो एक सेपरेटिव बिहेवियर पति पत्नी एक दूसरे के साथ करने लग जाते हैं। इस दशा का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और एक और सूत्र बता रहा हूँ आपको। अगली दशा ट्रांजिट, गोचर। अगर ध्यान रहे, अगर शनि का और राहु का, खास कर ये 2 प्लैनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सैटर्न एंड राहु, इनका गोचर अगर आपके 7th हाउस के ऊपर से हो रहा है, ध्यान से, आपके जन्म पत्रिका में जो भी राशि फॉल कर रही है, देखिए गोचर में शनि उस राशि में तो नहीं है या राहु उस राशि में तो नहीं आए। अगर ये ट्रांजिट हो रहा है या जो 7th का लॉर्ड है उसके साथ तो शनि या राहु इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर ये गोचर में भी ऐसी समस्या हो रही है तो भी पति पत्नी के बीच में बिना मतलब की नोक-झोंक, बेसलेस इश्यूज़ और गड़बड़ियाँ पैदा हो सकती हैं, जो हमने आपको बताई हैं, उसका भी ध्यान रखें। अगर समझदार पति पत्नी को ये पता चलता है इस समय हमारे दशाएं ठीक नहीं हैं, ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, शांति बना के रखें, धैर्य का परिचय दें, ईश्वर की शरण में जाएं, ध्यान करें, प्राणायाम करें, मंत्र जप करें, एक्सरसाइज करें और पॉजिटिविटी लाने के लिए पॉजिटिव वीडियोस सुने, आध्यात्मिक वीडियोस सुने, आपको मोटिवेशंस मिलेगा और ये जो नेगेटिव दशा है इससे आप आराम से गुजर जाएंगे। और जो आपको ज्योतिषाचार्य जी आपको उपाय सुझा रहे हैं, उन उपायों को करके भी आप जो है अपना लाभ ले सकते हैं। वैसे अगर कभी सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाए तो मातंगी महाविद्या, पति पत्नी में लंबे समय तक अगर तनाव की स्थितियां चलती रहे तो मातंगी महाविद्या की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ होता है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको मालूम लगा कि किस तरह का है, कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताएं। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। एक बात और आप लोगों से कहूँगा मैं, आपने आज के वीडियो से कौन सा सूत्र लिखा, कौन सा सूत्र सीखा है, वही सूत्र आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखिएगा। दूसरी बात, अगर आप शादीशुदा हैं और आप भी इनमें से किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और ये सूत्र जब आप अप्लाई करके देखते हैं, अगर आपको लगता है कि कितना सटीक है तो भी लिख भेजिएगा। और जिनके झगड़े चल रहे हैं उनकी ग्रह स्थिति जरूर लिखने का प्रयास करें। ये जो हमारे दर्शक हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको भी ऑब्जर्वेशन में आएंगी बहुत सारी चीज़ें, नई ऑब्जर्वेशन भी आती है कि भाई कौन से ग्रह की स्थिति में पति पत्नी में विवाद हो जाता है, तो ये भी आप लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए अभी। धन्यवाद।